दोस्तों आज के वीडियो में आप और हम मिलके टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। दोस्तों हम जाएंगे 20 साल पीछे। दोस्तों आज के वीडियो में 20 साल पुरानी एक फैक्ट शीट को हम एनालाइज करेंगे। 20 साल पहले फंड कैसे दिखते थे उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से फंड थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उन फंड के पोर्टफोलियो उस समय पे कैसे दिखते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसा रिटर्न वहां पे उस समय पे था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। निफ्टी 50 सेंसेक्स उस समय पे कौन कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 सेंसेक्स के अंदर थी जो आज भी है, उस समय पे कौन सी कंपनियां थी जो आज नहीं है, वो भी हम वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आजकल जब 2-3 साल भी रिटर्न नहीं आते हैं तो इन्वेस्टर फंड बदल देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। वो समय पे लोगों के पास डेटा ही नहीं होते थे, इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टर 20 साल तक बना रहा तो उनको कैसा रिटर्न अब मिला है उन फंड्स में, वो भी हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुरोध फिर से करूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। हम आगे बढ़े, हमारा ये एनालाइज करें उससे पहले यही अनुरोध रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कई सारे पुराने फंड हाउस से कि वो उनकी सबसे पुरानी फैक्ट शीट भी हमें प्रोवाइड करे, तो मे भी आने वाले समय के अंदर हम 1995 की फैक्ट शीट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारे पास वो फैक्ट शीट आ जाएगी तो उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों आज हम जाते हैं 20 साल पीछे और देखते हैं कैसे उस समय पे फंड का स्ट्रक्चर हुआ करता था, कौन कौन सी कंपनियां उस समय पे फंड्स के पोर्टफोलियो में हुआ करती थी। तो हमको जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम ये पूरी की पूरी फैक्ट शीट एनालाइज करेंगे और फिर उसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में भी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 साल पुराने एक फैक्ट शीट के ऊपर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 2003 के जनवरी महीने की फैक्ट शीट हमने डाउनलोड की और उस पर हम आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। 2003 में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास कौन कौन से फंड थे, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां थी, उस समय पे निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनियां थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ओपन करते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 2003 की फैक्ट शीट को। दोस्तों आजकल आप फैक्ट शीट डाउनलोड करेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको फैक्ट शीट दिखेगी, बेहतरीन कवर पेज। बट आप देखिए करंटली 2003 की फैक्ट शीट देखिए, बहुत ज़्यादा खास फैक्ट शीट नहीं है। कुछ कुछ फंड के तो फैक्ट शीट ही नहीं है 2015 के पहले की। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हमें फैक्ट शीट प्रोवाइड की तो वो हम आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। उस समय में फंड भी बहुत ही कम हुआ करते हैं, सिर्फ 21 पेज की ही ये फैक्ट शीट है। आज अगर आप डाउनलोड करेंगे तकरीबन 120 पेज के आसपास की फैक्ट शीट रहेगी। एचडीएफसी ग्रोथ फंड जो अब शायद एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड हो चुका है। उसके बाद एचडीएफसी बैलेंस फंड जिसका नाम अब बदल के एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड हो चुका है। एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो पहले था वो अभी भी वही का वही है। एचडीएफसी टैक्स प्लान 2000 उसका नाम चेंज होकर एचडीएफसी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड हो गया और उसके बाद शायद ये फंड इनएक्टिव भी हो गया 2 साल पहले, क्योंकि सेबी का रूल आया था कि कोई भी फंड हाउस अपने किसी भी कैटेगरी में सिर्फ एक ही स्कीम रन कर सकता है। तो एचडीएफसी के पास 2 टैक्स सेवर फंड थे तो उन्होंने एक को इनएक्टिव किया, तो वो है ये एचडीएफसी टैक्स प्लान। दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एंट्री लोड लिखा हुआ है, वो है 2%। आजकल एंट्री लोड नहीं होता है, इवन आजकल तो टोटल एक्सपेंस होता है फंड का वो भी 2% से नीचे होता है। 2003 में आपको निवेश करने के लिए भी एंट्री लोड पे करना पड़ता था जो 2% से 1% के आसपास हुआ करता था। एचडीएफसी ग्रोथ प्लान का 2% है, बैलेंस फंड का 1.5% है, आपका चिल्ड्रन फंड का 1% है, टैक्स प्लान का तकरीबन 2% का एंट्री लोड है। तो दोस्तों ये भी हुआ करता था उस समय पे, और वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी 3-4% के ऊपर का रहा करता था। तो उस समय पे एक्सपेंस इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था क्योंकि अल्फा भी ऐसा ही क्रिएट होता था। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कीम नहीं है, आप डेटा चाहें तो और भी यहाँ पे हम पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। एचडीएफसी के इंडेक्स फंड में एचडीएफसी का निफ्टी प्लान था, एचडीएफसी का सेंसेक्स प्लान था, वो आज भी है जो सेम निफ्टी 50 और सेंसेक्स को मिरर करता है। एचडीएफसी इनकम फंड मतलब कि आपका डेट में निवेश करने वाला फंड। एचडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड ये भी शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी में निवेश करने वाला फंड, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एचडीएफसी लिक्विड फंड जो लिक्विड में निवेश करेगा, गिल्ट फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करेगा। उस समय पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट भी क्या हुआ करते थे वो भी हम चेक करेंगे।
HDFC फ्लोटिंग रेट फंड, ये भी आपका डेट फंड रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किसी को करना हो तो उसके लिए आज भी ये एक अच्छे फंड माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फंड थे HDFC म्यूचुअल फंड के पास। जैसे कि आपने देखा तकरीबन फंड के पास 9 जितनी ही स्कीम है, तो बहुत ज़्यादा स्कीम नहीं है। आज आप चेक करेंगे तकरीबन HDFC म्यूचुअल फंड के बास्केट में 35 से ऊपर की स्कीम आ चुकी है। तो आप बढ़ते हैं इंडिविजुअल फंड की तरफ। यहाँ पे मार्केट रिव्यू है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उस समय का मार्केट रिव्यू, फंड हाउस ने क्या दिया था, उसको फिर आप मैच भी कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ। HDFC ग्रोथ फंड, जो अब HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड हो चुका है। दोस्तों शायद NAV लाइक टू लाइक कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बट आप देखेंगे आज HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का NAV है तकरीबन 197 का, जो उस समय पे 8.5 का हुआ करता था। दोस्तों आजकल लोग डेली NAV चेक करते हैं, अगर 1-2 महीने NAV मूव नहीं होता है तो वो घबरा जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2000 के साल में NAV था 9.9 का और 2003 के साल में NAV था 8.5 का। तकरीबन 3 साल कोई रिटर्न नहीं आया। 2000 के साल में टेक बबल हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। टेक बबल बस्ट हो गया 2000 के साल में। उसके बाद 2001 में यूएस में ट्विन टावर पे अटैक हुआ, उसके कारण बड़ा इंपैक्ट हुआ ग्लोबल मार्केट पे। तो ये कुछ साल खराब रहे थे पूरे के पूरे इक्विटी मार्केट के लिए, और उसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। 2-3 साल कोई रिटर्न नहीं आया, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तकरीबन ये फंड लॉन्च हुआ था 2000 की साल में ही, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2003 तक जब से लॉन्च हुआ तब से तब तक का रिटर्न -6% CAGR। 3 साल कोई रिटर्न नहीं आया। आज अगर 3 साल रिटर्न नहीं आता है, कोई NFO में निवेश करता है तो वो पैसे निकाल लेता है, बट उस समय पे लोगों के पास फैक्ट शीट नहीं आती थी, NAV क्या हो वो भी उनको पता नहीं होता था, मोबाइल इतने लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं थे, तो इतना नॉलेज उस समय पे वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। वो एक एडवांटेज भी था कि अगर कोई वहाँ से अब तक इन्वेस्टेड रहता तो ये 8.5 का NAV आज शायद 197 आ चुका है। दोस्तों चेक करते हैं HDFC ग्रोथ फंड के उस समय के NAV को। दोस्तों उस समय कैटेगराइजेशन नहीं था, मतलब फंड चाहे वहीं पे निवेश कर सकता था। कोई ऐसा कैटेगरी नहीं था कि ये लार्ज कैप फंड है, ये मिड कैप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है और उसके हिसाब से उनको निवेश करना है। वो 2017 में ही आया है। तो उस समय पे फंड जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ पे वो निवेश कर लेते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड बार मतलब टॉप 10 होल्डिंग के शेयर। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो आपका आज का इन्फोसिस है, उसमें निवेश किया है। 8.5 का अलोकेशन फंड ने उस समय पे दिया था। वहाँ से अब तक इन्फोसिस का शेयर तकरीबन 20 टाइम ग्रो हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री उस समय भी बड़ी कंपनी थी, आज भी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे भी 7+ का अलोकेशन फंड ने दिया है। रैनबैक्सी लेबोरेटरी, दोस्तों ये कंपनी मर्ज हो गई सन फार्मा के साथ। टाटा आयरन एंड स्टील जो आज टाटा स्टील है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज भी है, इतना परफॉर्म इसने नहीं किया। कंटेनर कॉर्पोरेशन ये भी आज भी लिस्टेड कंपनी है, इसने भी इतना परफॉर्मेंस नहीं किया। दोस्तों एशियन पेंट, हमने डेटा चेक किया कि उस समय पे फंड के पास एशियन पेंट के 1,75,000 शेयर थे। बीच में स्प्लिट हुआ था 2010 में, तो 17,50,000 शेयर हो गए। दोस्तों आज उस शेयर की वैल्यू जो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस समय पे था, आज उसकी वैल्यू अगर इतना ही फंड ने रखा होता तो 540 करोड़ हो गए। 100 गुना से ज़्यादा एशियन पेंट ने रिटर्न दिया है। डिविडेंड तो हमने काउंट ही नहीं किया है पिछले 20 सालों के अंदर। तो दोस्तों कुछ कुछ ऐसी कंपनियां पोर्टफोलियो में है, अगर वहाँ पे इन्वेस्टेड रहे तो मल्टीफोल्ड रिटर्न भी मिलता है। बाकी सारे परफॉर्म करे ना करे, 1-2 शेयर ही आपके पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जा सके। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड था तो उनको फॉलो करना पड़ता है अलोकेशन। वो किसी भी सिंगल कंपनी में 10% ज़्यादा अलोकेशन नहीं रख सकते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली चर्निंग करनी पड़ती है। बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए वो रूल नहीं लागू होता है। ITC उस समय पर भी था, आज भी है। यूनियन बैंक उस समय बड़ी बैंक थी बट आज इतना खास काम नहीं कर रहा है। बजाज ऑटो उस समय पे भी था, आज भी है। हीरो होंडा मोटोकॉप, दोस्तों हीरो होंडा ये दोनों का जेवी हुआ करता था। होंडा जो जापान की कंपनी और भारत की हीरो, फिर बीच में जेवी टूट गया। होंडा ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया और एक्टिवा इनका सक्सेसफुल हो गया और हीरो मोटोकॉप से अलग से लिस्ट हो गई। तो हीरो मोटोकॉप आज ये शेयर जो लिस्टेड है वो हीरो मोटोकॉप है, होंडा लिस्टेड नहीं है। सिप्ला फार्मा की कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये आज भी है, 3% एलोकेशन वहाँ पे दिया था। सुंदरम फास्टनर ये आज भी कंपनी है, इतना परफॉर्म नहीं किया है। BEL वहाँ पे 2003 से 2007 के बीच में इसने अच्छा काम किया, उसके बाद खास परफॉर्म नहीं किया। BPCL अब तक खास नहीं किया है। LIC हाउसिंग भी इतना कुछ नहीं किया। एवेंटल फार्मा ये कंपनी कौन सी है हमें कुछ आइडिया है नहीं, कुछ सर्च किया नहीं मिला। अगर आप में से कोई पुराने इन्वेस्टर देख रहे हैं, उस समय का आपने दौर देखा है, अगर आपको पता है ये एवेंटल फार्मा कंपनी का क्या हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। मर्ज हुई, डिलीट हुई, डेटा चेक करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में।
जेबी केमिकल आज भी कंपनी लिस्टेड है, क्रॉम्पटन गिव कंज्यूमर भी है, सीमेंस। दोस्तों सीमेंस भी हमने चेक किया, 2003 में सीमेंस का एक शेयर 30 रुपये पे चलता था, आज 3200 आ चुका है। तो ये भी शेयर जो पोर्टफोलियो में था 100 गुना बड़ा है। और कंपनी देखें तो विशेष इंडिया, ये भी अभी तक लिस्टेड है। गुडलेस नेरोलैक, जो आज नेरोलैक पेंट के नाम से जानी जाती है, पेंट सेक्टर की कंपनी। जिंदल स्ट्रिप, ये जिंदल स्ट्रिप से नाम से शायद हो चुकी है। अल्फा लावा, ये कंपनी शायद एमएनसी कंपनी थी और हमारे हिसाब से 2012 में या 2008 में डीलिस्ट हो गई। तो ये कंपनी भी आप देखें तो इसमें भी वहाँ पे एलोकेशन था। सन फार्मा, जिसमें रैनबर्ग से मर्ज हो गई। श्री सीमेंट, ये भी मल्टीपल ग्रो हुआ है उतने समय के अंदर, 20 साल में सीमेंट सेक्टर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रही है। पेपर प्रोडक्ट, ये कंपनी का नाम कुछ चेंज होकर हुआ है तो आइडिया नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सत्यम कंप्यूटर, फिर 2004 में सत्यम का स्कैम भी हुआ था। सत्यम कंप्यूटर एक शायद कंप्यूटर की कंपनी थी आईटी की जिसने स्कैम किया, अदरवाइज आईटी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्कैम नहीं होता है। सत्यम कंप्यूटर फिर टेक एम में मर्ज हो गई। एसोसिएट सीमेंट मतलब आपका एसीसी, वहाँ पे भी एलोकेशन दिया गया है। एचडीएफसी कॉर्पोरेशन, जो आपका आज एचडीएफसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसमें करंटली 0.8 का है। आज अगर किसी भी एक्टिव फंड का पोर्टफोलियो आप चेक कर लीजिए, उसके पोर्टफोलियो में 4-5% एलोकेशन एचडीएफसी लिमिटेड होना ही होना है। केयूर वर्षा बैंक, ये इतना खास नहीं किया। मोरटेक, ये कंपनी अब तो पेनी शेयर हो चुका है शायद। केयूर वर्षा बैंक, ये इसका राइट इशू है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको कोई बड़ी बैंक यहाँ पे नहीं दिखी जो आज आपको पोर्टफोलियो में दिखते हैं। ऐसे खास पोर्टफोलियो आपको नहीं दिखे। मे बी इन्फोसिस, रिलायंस, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, वो कॉमन कंपनियां आज भी दिखेगी, बट बाकी सारे पोर्टफोलियो बहुत चेंज हो चुके हैं। दोस्तों और कुछ चीज चेक करते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यहाँ पे लाख में फिगर है, उसको करोड़ में कन्वर्ट कर तो 155 करोड़ का ही साइज है इस फंड का 2003 में। आज तकरीबन 8000 करोड़ का ये फंड हो चुका है। टर्नओवर रेशियो भी 50% का है, मतलब कि एक साल में आधा पोर्टफोलियो फंड मैनेजर चेंज कर देते हैं। छोटा एम बहुत ही क्विकली चर्न किया जा सकता है। दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो उस समय पे कहाँ कहाँ कितना एलोकेशन था। फार्मा सेक्टर में 15% एलोकेशन। आजकल फार्मा इतना बड़ा एलोकेशन पोर्टफोलियो में नहीं रखता है। पिछले तकरीबन 5-6-7 साल से फार्मा कंपनियां इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो 15% एलोकेशन फार्मा में सबसे ज़्यादा एक्टिव फंड में था। आजकल 3-4% एलोकेशन भी बड़ा माना जाता है। कमोडिटी केमिकल आजकल नहीं दिखते हैं। एशियन पेंट स्पेशली केमिकल में आ चुका है, अलग ही सेक्टर बन चुका है पेंट का तो, और बाकी स्पेशलिटी केमिकल में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपको नहीं दिखेगी। आईटी सर्विसेज में 9% का एलोकेशन है। आज भी अगर आप देखिए पोर्टफोलियो में आपको 12-13% का एलोकेशन आईटी में मिलेगा। उस समय पे टीसीएस लिस्टेड नहीं थी 2003 में, बाद में लिस्ट हुई, और उसके बाद टेकएम, एचसीएल टेक और दूसरी कई सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां बनी। दोस्तों मेजर चीज देखनी है, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 6.5 का एलोकेशन, उसमें भी एसबीआई में ही 4.5 का एलोकेशन है। ना तो कोटक बैंक, ना तो आईसीआईसीआई बैंक आपको यहाँ पे दिखी, ना एचडीएफसी बैंक दिखी, ना आपको एक्सिस बैंक दिखी। आज आपको किसी भी पोर्टफोलियो में एक्टिव लार्ज कैप, फ्लेक्स कैप में ये चारों के चारों बैंक दिख जाएगी। तो उस समय पे ये कोई भी बैंक आपको पोर्टफोलियो में नहीं दिख रही है। तो वो 20 साल जो थे उसमें सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन हुआ है प्राइवेट बैंकिंग में, जो इंडेक्स में और एक्टिव फंड के पोर्टफोलियो में ही नहीं हुआ करते थे, वो आज टॉप एलोकेशन में पहुंच चुके हैं। आगे जाके और भी चेंज 20 साल के बाद कुछ और हो सकते हैं। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर जो आपका हीरो मोटोकॉर्प है, वो भी अब बड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं रखता है, पूरा का पूरा सेक्टर ऑटो में काउंट होता है। स्टील में 4.5 का एलोकेशन है। आजकल स्टील में भी इतना एलोकेशन फंड मैनेजर नहीं रखते हैं। टबोको में आईटीसी आजकल भी रहता है फंड के पोर्टफोलियो में। कंज्यूमर फाइनेंस में भी आजकल अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस उस समय पे शायद लिस्टेड नहीं थी, बट अब बजाज फाइनेंस भी आ चुकी है और मेजर पोर्टफोलियो में ये रहते हैं। पेपर प्रोडक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर तो गायब ही हो चुके हैं। कंज्यूमर मटेरियल, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल आजकल थोड़ा बहुत एलोकेशन रखते हैं। तो ये आप पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं एलोकेशन, आज का एलोकेशन और उस समय का एलोकेशन आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। खास करके फार्मा बैंकिंग में बड़ा चर्न हुआ है, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा एलोकेशन लिया हुआ है आजकल मेजर पोर्टफोलियो में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आज मेजर इंडेक्स और एक्टिव फंड के हिस्से में बड़ा रहते हैं। दूसरा फंड लेते हैं एचडीएफसी बैलेंस फंड। दोस्तों ये अब बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जाना जाता है। उस समय पे आप देखें तभी भी ये ऐसे ही मैनेज होता था, इसलिए आप देखें तो एनएवी में इतना बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, बड़ा नहीं गिरा है। 9.5 का एनएवी था, वो 10 का एनएवी है, तो बहुत बड़ा इसने परफॉर्म भी नहीं किया और बहुत बड़ा नीचे भी नहीं गया है। 3 साल का एवरेज CAGR तकरीबन 2% के आसपास का है, खास नहीं है, वो पूरा समय ही ऐसा था।
इसका पोर्टफोलियो भी आप देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.5% का एलोकेशन है। HPCL, रैनबैक्सी जो अब मर्ज हो चुकी है, इन्फोसिस, BPC, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, सत्यम कंप्यूटर वहाँ पे एलोकेशन था, पता नहीं फंड मैनेजर ने सत्यम कंप्यूटर का स्कैम सभी फंड मैनेजर से मिस हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सत्यम में स्कैम हुआ था, मे बी कोई फंड मैनेजर भी नहीं पहचान पाए। टाटा इंजीनियरिंग जो अब टाटा मोटर के नाम से जानी जाती है, रिलायंस इंडस्ट्री है, डिजिटल ग्लोबल सब, ये कंपनी कौन सी हमें भी आइडिया नहीं है, तो फिर से अनुरोध रहेगा कि अगर कोई पुराने हमारे व्यूअर देख रहे हैं जो 20 साल पहले भी काम कर रहे थे, तो ये डिजिटल ग्लोबल सॉफ्टवेयर कोशिश की हमने सर्च करने की ये कंपनी का क्या हुआ, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड के बारे में तो चैट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लार्सन एंड टुब्रो तब भी थी, आज भी है। टाटा स्टील, उसके बाद आप देखेंगे तो एशियन ब्रावन, ये आपको अलग कोई कंपनी दिखेगी, बट आज ये कंपनी ABB के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अर्सी ब्रावन बोर्डवीट कुछ नाम है इसका, जो ABB है उसका फुल फॉर्म ये है। तो कोई अगर आप पूछे बाद में कोई, तो आप ये फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, ABB का ये फुल फॉर्म है। ये कंपनी भी उस समय पे तकरीबन 20 रुपये पे चलती थी, आज देखिए कहाँ पहुँच चुकी है, ये भी 100 गुना हुआ है पिछले तकरीबन 20 साल में। ABB, सीमेंस जैसी कंपनियाँ मल्टीफोल्ड ग्रो हुई है। GlaxoSmithKline फार्मा आज भी है। यूनियन बैंक आज है बट बड़ा परफॉर्म नहीं किया है। फाइजर भी आज भी लिस्टेड है, इसने भी कुछ खास नहीं किया है। तो ये बैलेंस फंड है, तो इसके पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी रहता है और थोड़ा बहुत डेट रहता है दोस्तों। इसका AUM भी 92 करोड़ का है। आज HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का AUM तकरीबन 45,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, अपने कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। और यहाँ पे आप टर्नओवर रेशियो तकरीबन 38 का देख रहे हैं। इसका भी सिमिलर एलोकेशन है, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग में 6.5% का एलोकेशन है। आजकल बैंकिंग में बड़ा एलोकेशन रहता है। तो ये हुआ आपका HDFC बैलेंस फंड। HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, दोस्तों ये फंड एज इट इज है। दोस्तों रिसेंटली कुछ इन्वेस्टर जो पिछले 2-3 साल से आए हैं, आपको HDFC चिल्ड्रन फंड का ये सेक्शन जरूर चेक करना चाहिए। 2003 में इसका NAV था 11.8 का। दोस्तों आज इसका NAV आप चेक कीजिए ऑनलाइन, रेगुलर प्लान का 203 का है। 203 का 11.8 से 203 का NAV पहुंच गया, मतलब तकरीबन आपका 18 गुना फंड बढ़ा है 2003 से 2023 के बीच में। कितने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए 2003 से 2023 के बीच में। 2008 का क्राइसिस आ गया, फिर आपका कोविड क्राइसिस आया और दूसरे छोटे मोटे स्कैम तो आते रहे, फिर भी 11.8 का NAV आज 203 पहुंच चुका है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि इसका NAV एज इट इज है, कोई मर्जर डीमर्जर कोई स्कीम में नहीं हुआ है। ये जो स्कीम वहाँ पे चल रही थी वो ऐसे की वैसी अब भी चल रही है, हैबिट लेवल पे ये फंड आज भी मैनेज होता है। इसका आप देखें 2001 में लॉन्च हुआ था, 10 का NAV आज 203 का है। 9.3 का इसका 3 साल का CAGR रिटर्न है, वो उस समय पे इतना खास नहीं था, बट आज अगर आप देखें 15% CAGR का रिटर्न ये फंड दे रहा है। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं। रैनबैक्सी लेबोरेटरी जो सन फार्मा में मर्ज हो चुकी है। HPCL अभी भी है, खास नहीं किया। ये डिजिटल ग्लोबल सॉफ्टवेयर फिर से आ गया। ये कंपनी कुछ बड़ी कंपनी थी बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद कंपनी डीलिस्ट हुई या किसी में मर्ज हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा इंजीनियरिंग मतलब आपका टाटा मोटर है, बजाज ऑटो भी है, BHEL, BPCL, ACC, सत्यम कंप्यूटर यहाँ पे भी है, लार्सन टुब्रो, HUL, सिप्ला, हीरो होंडा, सिमिलर पोर्टफोलियो रहेगा ऊपर जैसा ही। ABB भी है इसके पोर्टफोलियो में, एशियन पेंट भी है, एवेंटिस फार्मा ये कंपनी भी जैसे हमने चर्चा किया, ये कंपनी भी शायद डीलिस्ट हो गई है, इसका क्या हुआ पता नहीं है। टाटा पावर, इसने भी इतना कुछ खास नहीं किया है। तो ये फंड 54% अलोकेशन उस समय पे भी इक्विटी में रखता था। तो दोस्तों 54, 55, 60% के अलोकेशन के साथ अगर कोई फंड आपको 18 गुना रिटर्न 20 साल में बना के दे रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। और ये चिल्ड्रन फंड है, बच्चों के लिए फंड है। तो आज भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो आपको चाइल्ड फंड में ही निवेश करना चाहिए। आपका 18 गुना नहीं हो गया, अगर आपका 15 साल में 5 गुना पैसा भी हो गया तो FD से या किसी और प्रोडक्ट से तो बेहतर ही होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सेल में आपको पता चल जाएगा। उस समय पे टोटल फंड का साइज था तकरीबन 17,000 करोड़ का। आज फंड 17 करोड़ का था उस समय पे साइज, आज फंड का साइज है तकरीबन 6200 करोड़ का, मतलब 6,200 करोड़ का अब साइज है। तो अच्छा खासा इसमें लोगों ने निवेश किया है पिछले 5 समय में, बट मेजरली पिछले 4-5 साल में ही इसमें पैसे आया है। हमने भी बहुत सारे हमारे क्लाइंट को यहाँ पे पैसे डलवाए हैं। तो ये फंड अच्छा फंड आज भी हम कह सकते हैं कि इसमें आज भी निवेश किया जा सकता है। फार्मा सेक्टर में 10% लोकेशन, IT,
ऑयल एंड गैस, ये कुछ सेम प्रकार का एलोकेशन है, तो वो हम देख लेते हैं। सेविंग प्लान ये आज है, बट इसमें हम निवेश की सलाह नहीं देते हैं। सेविंग प्लान मतलब आपका डेट में ज़्यादा रखेगा, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है, बट हमें इक्विटी ओरिएंटेड ज़्यादा रखना चाहिए बच्चों के लिए। फिर ये टैक्स प्लान है, ये फंड अब इंडेक्टिव हो चुका है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो, उकाल फ्यूल। उकाल फ्यूल दोस्तों छोटी कंपनी, 15-20 साल में इतना इसने स्केल अप नहीं कर पाई। आज भी लिस्टेड कंपनी है उकाल फ्यूल, उकाल है या उकाल है जो भी है। अल्फा लावा फिर से आ गया, ये कंपनी भी 2000 आई गेस 8 में डिलिस्ट हो चुकी थी। एल्टास क्रॉप, ये कंपनी भी शायद डिलिस्ट हो गई है, ये भी एमएनसी कंपनी थी, आइडिया नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं इसके बारे में अगर किसी को आइडिया हो तो। सुंदरम फास्टनर आज भी लिस्टेड है, नेरलक भी लिस्टेड है। यूनियन बैंक, ये क्यों सबके पोर्टफोलियो में हुआ करता था। कंटेनर कॉर्पोरेशन, ब्लू स्टार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हाइब्रिड डेट फंड है, तो टैक्स फंड है, तो इसमें ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन रहेगा। सीमेंस, ये 100 गुना हो गया आपका। मैरिको तब भी था, अब भी है। मोटर इंडस्ट्री, ये कंपनी कौन सी है आइडिया नहीं है हमें भी। सत्यम कंप्यूटर। सिंडिकेट बैंक भी आज किसी में मर्ज हो गई है, तो अब शायद लिस्टेड नहीं है। ब्रिटानिया भी पिछले 20 साल में 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। पिडिलाइट भी, ये भी 20 साल में मल्टीफोल ग्रो हुआ है। तो कुछ ऐसी कंपनियां जो वहाँ पे थी आज भी मल्टीफोल ग्रो हुई है। फंड मैनेजर इतना अलोकेशन कंटिन्यूसली नहीं रख सकते हैं, उनको चर्न करना पड़ता है, अदरवाइज तो ये कुछ ही शेयर पोर्टफोलियो को बड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। एवेंटिस फार्मा, ये कंपनी क्या है पता नहीं। क्लैरेंट इंडिया, आई गेस क्लैरेंट केमिकल हो चुकी है। हीरो होंडा, वो अब हीरो मोटोकॉर्प हो चुकी है, और ये कुछ आपकी दूसरी कंपनियां हैं। तो ये भी 85% इक्विटी में एलोकेशन लगता है, और इसका AUM तकरीबन 7 करोड़ का ही है, तो बहुत ज़्यादा AUM नहीं है टैक्स फंड का। उस समय पे PPF बहुत ही ज़्यादा चर्चित था, आज भी PPF में लोग निवेश करते हैं, पता नहीं क्यों, पर आज भी लोगों में PPF ज़्यादा पॉपुलर है टैक्स फंड के सामने। बट फंड ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, आप डेटा चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेंसेक्स प्लान की तरफ। आज भी सेंसेक्स है, तब भी सेंसेक्स था दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 साल NAV जस का तस रहा है, तो अगर आपको लग रहा है 2-3 साल से इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए 2-3 साल से कहीं नहीं गया था। सेंसेक्स में रिलायंस थी, HUL आज भी है सेंसेक्स में, इन्फोसिस भी है, ITC भी आज है सेंसेक्स में, रैनबैक्सी सन फार्मा में आ गई, ICICI बैंक वहाँ पे थी सेंसेक्स में, अब तो बड़ा एलोकेशन है। HDFC लिमिटेड आज भी बड़ा एलोकेशन है। MTNL, ये गवर्नमेंट कंपनी गायब भी हो गई, अभी भी है लिस्टेड, बट इसने कुछ कर नहीं पाया, अदरवाइज बड़ी कंपनी थी तब समय। सत्यम कंप्यूटर मर्ज हो गई आपके टेकएम में। डॉक्टर रेड्डी आज भी है। टाटा स्टील भी है, सेंसेक्स में ही है। बजाज ऑटो भी सेंसेक्स में है, नेस्ले भी सेंसेक्स में है। हीरो मोटोकॉर्प सेंसेक्स में है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। सिप्ला सेंसेक्स में है। टाटा मोटर भी सेंसेक्स में है। HCL टेक्नोलॉजी भी सेंसेक्स में है। L&T भी है। हिंडाल्को शायद है या नहीं आइडिया नहीं है। BHEL भी नहीं है सेंसेक्स में। जी टेलीफेम, ये कंपनी भी नाम चेंज हो चुका है शायद। BSEL लिमिटेड, ये कंपनी कौन सी है हमें आइडिया नहीं है, तो फिर से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आपको आइडिया हो, BSEL लिमिटेड नाम की, BSES लिमिटेड नाम की ये कंपनी सेंसेक्स में थी, तो कुछ कंपनी अच्छी रही होगी, बट अब कहीं पे दिखती नहीं है। ग्रासिम जो आपका अल्ट्राटेक इसमें से निकला। ACC, कैस्ट्रॉल 5-6 साल से कुछ नहीं करा है, सेंसेक्स में नहीं है अब तो। गुजरात अंबुजा सीमेंट, अब अंबुजा सीमेंट हो चुका है इसका नाम, कैलेप्सो स्मिथ। तो ये दोस्तों आपका सेंसेक्स है, उसमें से ज़्यादातर आप देखिए कंपनी तब थी वो आज भी है, बट कुछ कंपनियां चेंज भी हुई है। कुछ बैंकिंग सेक्टर में सेंसेक्स इतना आप देखें तो HDFC बैंक नहीं है यहाँ पे, कोटक बैंक नहीं है यहाँ पे, TCS तो लिस्ट नहीं थी उस समय पे, तो कुछ बड़े बैंक्स उस समय पे सेंसेक्स में नहीं थे, आज सेंसेक्स में है। तो बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा परफॉर्म किया है। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी 50, इसमें कौन कौन सी कंपनियां थी उस समय पे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का NAV था 2003 में, ये HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड का मैं बात कर रहा हूँ, 10.4 का। दोस्तों आज इसका NAV आप देखेंगे तो कितना है वो आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन। तकरीबन तब से अब तक ये NAV भी 15 गुना के आसपास बढ़ा हुआ है, तो इसने भी बेहतर ग्रोथ दिखाई है। आज इसका NAV 165 का है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड नाम है इसका, उसका NAV आप चेक कीजिए। करंटली 165 का NAV है, 2003 में 10.4 का NAV हुआ करता था। तो दोस्तों तकरीबन 15.8 गुना NAV बढ़ा हुआ है, और हम जानते हैं 2003 से 2023 के बीच में कितने क्राइसिस आए।
बहुत कुछ हुआ फिर भी आपको रिटर्न मिला है। तो अगर आप 2-3 साल के लिए बने रहते हैं तो बहुत रिटर्न ना आए तो आपको चिंता नहीं करनी है। इस प्रकार से ही मार्केट काम करता है। सेंसेक्स में रिलायंस इंडस्ट्री आज भी है टॉप 10 में। अगर आप देखें रिलायंस भी है आज भी, आईटीसी भी है आज भी, इन्फोसिस भी आज है, फिर आपका ICICI बैंक भी आज है, रैंकबैक्स लेबोरेटरीज सन फार्मा में आ चुका है। HPCL अब खास अलोकेशन नहीं रहता है कहीं पे भी, छोटा अलोकेशन होगा शायद। HDFC लिमिटेड में यहाँ पे अलोकेशन है आज भी। HDFC लिमिटेड तो है सेंसेक्स में। HDFC बैंक अब तक यहाँ पे नहीं है। HDFC बैंक ने पिछले तकरीबन अगर आप देखें बड़ा अलोकेशन HDFC बैंक है, बट अलोकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1.9 का है। आज HDFC बैंक का अलोकेशन निफ्टी 50 में है तकरीबन 9.5% का। तो HDFC बैंक ने पिछले 20 साल में बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कोटक बैंक उस समय पे दूसरा कुछ नाम था उसका, ING वर्षा बैंक था या कुछ और नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कोटक बैंक भी आया फिर सेंसेक्स में, एक्सिस बैंक भी आया, ICICI बैंक में भी बड़ा अलोकेशन आया। तो पिछले 20 साल में सेंस निफ्टी में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने बड़ा अलोकेशन दिया, बड़ी ग्रोथ दिखाई। फिर बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेंगे, शायद तब लिस्ट भी नहीं थे। फिर 2004 के आसपास बजाज फाइनेंस शायद डीमर्ज हुआ था आपके बजाज ऑटो में से, फिर बजाज होल्डिंग में से अलग अलग कंपनियाँ निकली, फिर बजाज फाइनेंस बना, बजाज फिनसर्व बना, और फिर 100-200 गुना ये शेयर बढ़े भी। टाइटन भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है जो आजकल आ चुका है। तो ये कुछ कंपनियाँ हैं। TCS भी लिस्ट नहीं थी उस समय पे। तो बाकी कुछ कॉमन शेयर भी हैं जो तब भी थे आज भी थे। सत्यम कंप्यूटर आपका उसमें हो गया। MTNL वो यहाँ पे भी है जो अब नहीं बचा है बेचारा। जी टेलीफिल्म का नाम कुछ चेंज हो गया। LNT भी है इसमें। ये कंपनी फिर से आई, ये निफ्टी में भी थी, तो इसका नाम कुछ चेंज हुआ है तो मुझे नहीं पता चल रहा है, तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। BSES नाम की ये कंपनी निफ्टी में भी थी, सेंसेक्स में थी, अब इसका क्या नाम है नहीं मिल रहा है। विशेष संचार लिमिटेड या आई गेस BSNL है ये, विदेश संचार, वो भी कंपनी गायब हो चुकी, खास नहीं कर रही है अब तो। कैस्ट्रॉल इंडिया, फिर टाटा पावर भी, इंडियन फार्मा IPC ये भी कंपनी नहीं है अब तो निफ्टी में। डिजिटल ग्लोबल ये निफ्टी की कंपनी थी, तो कंपनी में कुछ तो होगा, ये अब ये कंपनी भी नहीं मिल रही है तो आगे डिलीट हो गई होगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन भी अब निफ्टी में से निकल चुका है। ब्रिटानिया अब भी है, डाबर भी है, ABB जो डेफिनेटली उस समय निफ्टी में था बट अब तो नहीं है निफ्टी में, बट ये अभी भी बड़ी कंपनी है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, तो ये भी तब से अब तक काम करे। नोवार्टिस खास नहीं किया। टाटा टी आई गेस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो चुका है ये। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स ये भी कुछ नहीं कर पाया, अब तो शायद मर्ज भी हो गई है। इंडियन होटल्स, ये होटल ने इतना कुछ खास नहीं किया है पिछले 20 सालों में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका टोटल AUM है तकरीबन 7.5 करोड़ का। आज इसका AUM पहुँच चुका है तकरीबन, आप चेक करोगे 6,000 करोड़ के ऊपर का पहुँच चुका है आपके HDFC के ही सिर्फ इंडेक्स फंड के AUM का, निफ्टी 50 के AUM का। तो बड़ा इसने AUM में भी ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उस समय पे आपका बैंकिंग सेक्टर में अलोकेशन था 9.5% का, और आज सिर्फ निफ्टी 50 में एकमात्र HDFC बैंक ही 9.5% का अलोकेशन रखता है। टोटल बैंकिंग और फाइनेंस का अलोकेशन निफ्टी 50 में है करंटली 33% का। उसके बाद आप देखें तो आज निफ्टी में IT का अलोकेशन 14% का है, उस समय 22% का। तो IT में अलोकेशन कम हुआ है। ऑयल एंड गैस में 12% का अलोकेशन था, उस समय पे तकरीबन 5.5% का अलोकेशन है। तो आज अगर आप देखें रिलायंस के कारण यह 12% का अलोकेशन है, अदरवाइज वो भी नहीं होता। FMCG में अलोकेशन उस समय पे खास नहीं है। इस समय पे अगर आप देखें करंटली 8.5% का अलोकेशन, 9 का अलोकेशन है FMCG में करंटली निफ्टी 50 में, जिसमें आपका ITC और HUL डोमिनेट करता है और नेस्ले भी है। ऑटो में 5% का अलोकेशन हुआ करता था। आज उस समय पे भी अगर आप देखें तो खास ऑटो में बड़ी कंपनियां नहीं थी। मारुति आया, फिर बजाज ऑटो भी आ गया, टाटा मोटर बढ़ा, हीरो मोटो, तो ये कुछ बड़ी ऑटो कंपनियां भी बनी। तो उस समय पे आप देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो उस समय पे आपका मेजर अलोकेशन IT, कमोडिटी केमिकल, इसने अपना अलोकेशन गंवा दिया। कमोडिटी केमिकल अब इतने नहीं दिखते हैं। अब खास करके एशियन पेंट रहेगा पोर्टफोलियो में निफ्टी के, और पिडिलाइट रहेगा। इसके अलावा निफ्टी 50 में कोई बड़े केमिकल कंपनियां नहीं हैं। तो दोस्तों ये आपका निफ्टी 50 हो गया। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट या इसको आप पॉज करके भी फिर से चेक कर सकते हैं, आपको अगर कोई कंपनी के बारे में और देखना हो तो। सेम पे सेंसेक्स प्लस प्लान, मतलब ये आपका 90% सेंसेक्स में रखेगा और उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से निवेश करेगा। तो ये सेंसेक्स प्लस थोड़ा बहुत एक्टिव फंड हो गया जो उनके पास था, चर्चा नहीं करते हैं इसके बारे में। इनकम फंड, ये आपका डेट फंड है, डेट प्लस थोड़ा बहुत इक्विटी वाला फंड है।
दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, उस समय पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जीओआई के सॉवरेन सिक्योरिटी के इंटरेस्ट रेट 11.5-9-8% के आसपास हुआ करते थे। तो डेट में अच्छा खासा रिटर्न मिलता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब वहाँ पे इक्विटी नेगेटिव था, डेट में 15% का CAGR दिख रहा है। तो ये इसी के कारण उस समय पे इतना खास म्यूचुअल फंड में रुझान नहीं था। इनका EM भी आप चेक करेंगे, बड़ा बड़ा EM था, तकरीबन 3,000 करोड़ का EM उस समय पे भी इस इनकम प्लान का था। तो ये ज़्यादा पॉपुलर थे उस समय पे। फिर धीरे धीरे 2003 के बाद ही इक्विटी में निवेश बढ़ना शुरू हुआ, और मेजर EM तो म्यूचुअल फंड में 2013 के बाद ही आया हुआ है। उससे पहले म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन आया, उसके कारण ही ये बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ये शॉर्ट टर्म फंड है, उसके बारे में। फिर लिक्विड फंड, ये भी आप देखें तो लिक्विड फंड के भी रिटर्न अच्छे खासे वहाँ पे हुआ करते थे। 8% लिक्विड फंड का वहाँ पे आपको एवरेज मिल जाता था, जो आजकल अब 3-4% आ चुका है। फ्लोटिंग रेट इनकम फंड है फिर आपका गिल्ड फंड, जो आपके मेजरली सॉवरेन सिक्योरिटी में ही निवेश करेगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 11.19 GOA का 2005 का पेपर, बड़ा एलोकेशन, और तकरीबन ऐसे ही एलोकेशन है। तो ये आपका डेट फंड में आपको 10-12% का रिटर्न मिलता था उस समय पे, इसलिए भी इतना पॉपुलर नहीं था। फिर ये फिक्स FPI थे, कुछ फिक्स इनकम प्रोडक्ट भी थे, उसमें भी खास ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया पूरा का पूरा HDFC म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट। तो दोस्तों ये था 20 साल पहले का कैसे फैक्ट शीट दिखता था। आप चाहें तो HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके भी ये फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और फिर स्टडी करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान में रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे 2-3 साल रिटर्न न आए, चिंता मत कीजिए। हमने डेटा देखा है, 2-3-4 साल रिटर्न नहीं आया, और फिर फंड ने कैसा रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। 2-3 साल रिटर्न नहीं आएगा तो वो बेटर है आपके लिए। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपके यूनिट ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो हिस्ट्री से सीखिए। हिस्ट्री आपको यहाँ पे सामने में दिख रही है कि ये पुराने फंड, इनके NAV चेक कीजिए, आज के NAV से कंपेयर कीजिए, रिटर्न आया है। अगर आप इन्वेस्टेड रहे हैं तो रिटर्न आया है। HDFC चिल्ड्रन फंड ने ही आपको जो 11 का NAV था वो आज 203 आ चुका है। तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल दिख रहा है। हमने निफ्टी प्लान देखा, निफ्टी में भी किसने निवेश किया होता तो वो जो आपका NAV था वो भी अगर आप देखें तो तकरीबन 11 से बढ़ के आज अच्छा खासा बढ़ चुका है 165, मतलब 15 गुना तो निफ्टी ने ही रिटर्न दिया है पिछले 30-20 सालों के अंदर। तो मार्केट में जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे तभी रिटर्न मिलेगा। आप बदलते रहेंगे, क्योंकि करंटली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको रोजाना NAV मिलते हैं। 20 साल पहले NAV नहीं दिखते थे। ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो कोई नहीं देखता था। आज भी कई सारे लोग एनुअल रिपोर्ट नहीं, ये आपके फैक्ट शीट नहीं चेक करते हैं। इन्वेस्टर को नहीं करना होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर हम करते हैं, डेफिनेटली कंटिन्यूसली चेक करते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट इतना खास नहीं था किसी के पास, इसीलिए लोगों के पास एक्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन का, और इसीलिए अल्फा बना। जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं तभी रिटर्न बनता है। बट अगर आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही है और आप हर एक इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने चाहेंगे तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉक इन फंड वाले में निवेश करें, वो हम ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट करते हैं ताकि आप निकल ना पाए। तो दोस्तों ये थी 20 साल पहले की HDFC म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि 1995 की भी फैक्ट शीट आपके लिए लेके आए, बट उससे पहले आपको इस वीडियो को शेयर करना है। जब इस वीडियो पे 10,000 व्यू आ जाएंगे तभी हम 1995 की फैक्ट शीट को एनालाइज करेंगे। अगर हमें वो मिल पाई तो 4-5 फंड हाउस को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो 1995 की फैक्ट शीट हमें प्रोवाइड करे। जब वो हमें मिलेगी तो हम आपके लिए उस पर भी एक डिटेल स्टडी वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय महाकाल।